सभी स्टूडेंट का ओजोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में हमने रासायनिक साम्य पढ़ा, रासायनिक बलगतिकी पढ़ा, आयनिक साम्य पढ़ा और इस क्लास में हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऊष्मागतिकी। ये चैप्टर भी अपने आप में आईसीआर और बीएचयू के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेट में पिछले 2 सालों से एक अभिक्रिया की प्रकृति के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी, कौन सी क्षेपी होगी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन इसका जेट के अलावा अपने आईसीआर और बीएचयू में भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट 12वीं बोर्ड में हैं उनके 11th में भी ये चैप्टर दे रखा है थर्मोडाइनेमिक्स, एक थर्मोकेमिस्ट्री। ऊष्मागतिकी एक ऐसा चैप्टर है जो अपने फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है, लेकिन ऊष्मागतिकी का कुछ भाग है वही अपने केमिस्ट्री में यूजफुल है। अपने केमिस्ट्री में थर्मोकेमिस्ट्री बोले तो ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी ऊष्माएं शामिल है उनका अध्ययन इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी है क्या और ऊष्मागतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सभी अपनी हेडिंग लगाए, ऊष्मागतिकी। नाम से ही पता पड़ रहा है कि ऊष्मा की गति का अध्ययन किया जाएगा। एक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है उसका अध्ययन किया जाएगा। तो सभी हेडिंग डाले, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। नाम से ही पता पड़ रहा है कि ऊष्मागतिकी होती क्या है, ऊष्मागतिकी का क्या अर्थ होता है। इसका मतलब कोई भी अभिक्रिया होगी उसके दौरान जो ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन होगा वही ऊष्मागतिकी है। बोले तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे अभिकारक ये है, ये अभिक्रिया करके उत्पाद पी बना रहा है। आगे जाने वाली अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर होती है, अगर अभिक्रिया की दर फॉरवर्ड बोले तो अगर अभिक्रिया की दर आरएफ, और आरबी का मतलब होता है बैकवर्ड बोले तो पश्चात अभिक्रिया की दर। और इस अभिक्रिया के लिए एक ऐसी अवस्था आएगी जहां अगर अभिक्रिया की दर पश्चात अभिक्रिया की दर के बराबर होगी, और इसी अवस्था को हमने क्या नाम दिया था, साम्य अवस्था। इस समय अभिक्रिया साम्य अवस्था पर है। और जब भी ऊष्मागतिकी में किसी भी प्रक्रम के दौरान जो ऊष्मा शामिल होती है उसका अध्ययन साम्य अवस्था पर ही किया जाता है। ये अभिकारक, इसके अणु आपस में जब इस जैसे जैसे अभिक्रिया में ऊष्मा दी जाती है तो ये अभिकारक के अणुओं की गति बढ़ती है। जब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो अभिकारक से उत्पाद बनेगा। इसका मतलब एक कोई भी अभिक्रिया जब साम्य अवस्था पर होती है तो उस अभिक्रिया में जैसे ताप कितना है, अभिक्रिया किस दाब पर हो रही है, जिस पात्र में अभिक्रिया हो रही है उसका आयतन कितना है। इसका मतलब जब भी ऊष्मागतिकी की बात की जाएगी तो किसी अभिक्रिया के दौरान जब वो अभिक्रिया साम्य अवस्था पर होगी उस दौरान उस प्रक्रम में या तो ऊष्मा अवशोषित हो रही है या ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, या तो ऊष्मा दी जा रही है या ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। ये निर्भर करती है कि वो अभिक्रिया विघटन वाली है, निर्माण वाली है। इसका मतलब इस प्रक्रम के दौरान जो भी ऊष्मा शामिल होगी, जिस भी ऊष्मा का अध्ययन किया जाएगा, और ऊष्मा को केमिस्ट्री में एक नाम और देते हैं, इसी ऊष्मा को बोला जाता है एंथैल्पी। एंथैल्पी बोले तो इससे प्रदर्शित किया जाता है एच से। इसका मतलब कुल मिला के हमने ये सीखना है कि ऊष्मागतिकी में अध्ययन होता किसका है, ऊष्मागतिकी है क्या। इसका मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके दौरान उस निकाय में जहां ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है, अभी पढ़ेंगे कि ऊष्मागतिकी जहां संपन्न होती है उसे क्या बोलते हैं। इसका मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो भी ऊष्मा का प्रवाह शामिल होता है, जहां इसका अध्ययन किया जाता है उसे ऊष्मागतिकी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऊष्मागतिकी होती क्या है। इसका मतलब ये अपने एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, इसका मतलब ये भौतिक रसायन का पार्ट है। तो बोले तो भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा, सभी स्टूडेंट साथ के साथ लिखते जाएं, वह शाखा जिसमें अभिक्रिया में शामिल
अभिक्रिया में शामिल ऊर्जा प्रवाह या बोले तो ऊष्मा प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। नाम से ही पता पड़ रहा है एक अभिक्रिया के दौरान कितनी ऊष्मा शामिल है, कितनी ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, वो अध्ययन ही थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। अब सबसे पहले बात आता है इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक अभिक्रिया किसी भी पात्र में होगी, जैसे इस पात्र में कोई भी अभिक्रिया हो रही है, मान लो ये गैस के कण है, अणु है या परमाणु है। ये अभिक्रिया जिस पात्र में हो रही है उस पात्र का आयतन मान लेते हैं V है। ये गैस के अणु इन पात्र की दीवारों पर जो भी दाब आरोपित कर रहे हैं वो P है। जिस ताप पर ये गैस के अणु उपस्थित है, कण उपस्थित है, वो ताप T है। और मान लेते हैं इस गैस की जो मात्रा है वो मोल है, वो N है। तो हमें ये पता है कि पात्र में या जिसमें ये गैस भरी हुई है और जिससे संबंधित ये अभिक्रिया इसमें हो रही है, इसका मतलब इस प्रक्रम में जो भी ऊष्मा शामिल होगी उसका अध्ययन जहाँ किया जाएगा वो ऊष्मागतिकी होगी। लेकिन ऊष्मागतिकी में जो भाग काम आ रहा है इस वातावरण का, केवल वही भाग शामिल होगा। इसके चारों तरफ बाहर की तरफ तो वातावरण है, और जहां ऊष्मागतिकी का अध्ययन होगा ये तंत्र है, ये क्या कहलाता है, सिस्टम, बोले तो निकाय। इसका मतलब ऊष्मागतिकी का अध्ययन, ये पूरा चारों तरफ ब्रह्मांड है अपना। इस ब्रह्मांड में एक तो चारों तरफ वातावरण है, एक निकाय है। लेकिन ऊष्मागतिकी का अध्ययन जहां होता है वो क्या कहलाता है, निकाय। इसका मतलब निकाय 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। हमें ये सीखना है कि निकाय कैसे कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निकाय की। एक बार ये भी लिखिए आप, सभी स्टूडेंट को ये भी लिखना है कि एक अभिक्रिया के दौरान शामिल जो भी ऊष्मा प्रवाह का अध्ययन किया जाता है वो एंथैल्पी होती है, और कितनी ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है, डेल। ये डेल एच बता रहा है या तो अभिक्रिया का अवशोषण हो रहा है तो प्लस, और अगर अभिक्रिया उत्सर्जित हो रही है तो माइनस। एक तो एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। और जहां ऊष्मा में परिवर्तन अगर योग होता है तो ये तो होती है ऊष्मा शोषी, और जहां ऊष्मा में कमी होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, उस प्रक्रम को बोला जाता है ऊष्मा छेपी। इसका मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर अभिक्रिया के दौरान ताप में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वो प्रक्रम ऊष्मा शोषी है। और जहां अभिक्रिया की ऊष्मा अगर उत्सर्जित हो रही है, इसका प्रक्रम ये ऊष्मा छेपी है। एक बार ये लिखे सभी स्टूडेंट। अब बात आती है, इसका मतलब अपने चारों तरफ जो भी ब्रह्मांड है, एक तो जहां हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन कर रहे हैं जो भी है निकाय अपने पास, एक तो निकाय है, और एक इसके चारों तरफ जो भी परिवेश है, जो वातावरण है वो परिवेश है। इसका मतलब यहां ऐसे बोल सकते हैं कि वो परिवेश है। इसका मतलब पहले जहां पर ऊष्मागतिकी का अध्ययन होता है वो सिस्टम होता है, निकाय होता है। और ये निकाय 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले ऐसा निकाय जो खुला हो और जहां किसी भी पदार्थ को भरा जाए, चाहे वो गैस है, तो यहां पर होगा क्या, इस खुले निकाय में जो भी अभिक्रिया होगी ये वातावरण के सीधे संपर्क में है। इसका मतलब खुले निकाय की ये पहचान होती है कि ये वातावरण से सीधे संपर्क में होने के कारण वातावरण के साथ यहाँ ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान होगा। जैसे जैसे यहाँ गर्म करेंगे, ताप देंगे, ऊष्मा देंगे, तो वातावरण के साथ ये पात्र खुला है, तो वातावरण के साथ ऊष्मा और लगातार इस द्रव्यमान में भी कमी आएगी। इसका मतलब जब खुले पात्र में किसी द्रव्य को अपन गर्म करेंगे तो वो वातावरण के साथ ऊष्मा का भी आदान प्रदान करेगा और द्रव्यमान का भी आदान प्रदान करेगा। एक ऐसा निकाय हो जो कैसा हो रहे, बंद हो,
और मान लेते हैं यही इसमें गैस के कण भरे हुए हैं। अब लगातार जब इसको उष्मा दी जाएगी, वो ताप है मान लो T। अब ये बंद निकाय है, तो होता क्या है, इसको जब गर्म करेंगे तो उष्मा तो बाहर जा सकती है, लेकिन द्रव्यमान का वातावरण के साथ आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल बताओ पहले, जैसे खुले पात्र में किसी द्रव्य को गर्म करना, किसी द्रव्य को गर्म करना, इसका मतलब क्या है, जैसे अपन प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो वो उष्मा तो गर्म होने पर लगातार बाहर निकलती रहती है। क्या ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे कोई सब्जी बनाई जा रही है, सब्जी हमने अनुमान लगाया कि यार ये लगभग 500 ग्राम है और हमने सब्जी बनाई तो हमें 200 ग्राम प्राप्त हुई, नहीं, ऐसा नहीं होता। केवल उष्मा का आदान प्रदान होता है, केवल उष्मा भाप बाहर निकलती है। तो प्रेशर कुकर में खाना तैयार करना ये इसका एग्जाम्पल है। और एक ऐसा निकाय होता है, इस निकाय को हमने नाम दिया बंद, पहला ओपन दूसरा क्लोज। तीसरा विलगित निकाय, बोले तो आइसोलेटेड सिस्टम। ये विलगित निकाय है, ये ऐसा निकाय है जहां निकाय के बाहर की तरफ एक दृढ़ आवरण होता है, ये पृथक होता है वातावरण से बिल्कुल। यहां वातावरण के साथ केवल उष्मा बाहर जाती है, द्रव्यमान बाहर नहीं जाता। यहां उष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान होता है। और ऐसे इसमें जो भी पदार्थ भरा हुआ है वो केवल न तो वातावरण के साथ उष्मा का आदान प्रदान करेगा, न किसी द्रव्यमान का करेगा। जैसे अपन जब किसी खेत में काम करते हैं तो घर वाले जब चाय भेजते हैं तो थर्मस का उपयोग क्यों करते हैं? थर्मस में चाय है, आप इसको 1 घंटे बाद देखोगे वो जितनी गर्म पहले रहती है उतनी गर्म बाद में रहती है और मात्रा पर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इसका मतलब ये ऐसा निकाय है, जब किसी भी अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है तो यहाँ से न तो उष्मा बाहर निकलती है, न किसी द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है। जब तक वो अभिक्रिया हो रही है वहाँ न तो किसी उष्मा का प्रवाह होगा, न किसी प्रकार के द्रव्यमान में कमी आएगी। और ऐसा एग्जाम्पल है थर्मस में चाय। इनकी पहले अलग अलग पहचान करो। आपको पूछे खुले निकाय की क्या विशेषता है, बंद निकाय की क्या विशेषता है और विलगित निकाय की क्या विशेषता है, तो आपको तीनों में अंतर आना चाहिए। खुला निकाय एक ऐसा निकाय है जो उष्मा गतिकी के दौरान जब प्रयुक्त किया जाता है तब वातावरण के साथ न तो उष्मा और द्रव्यमान का दोनों का आदान प्रदान होता है। बंद निकाय में केवल उष्मा बाहर जाएगी, द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जबकि विलगित निकाय का मतलब होता है ये न तो वातावरण के साथ किसी उष्मा का प्रवाह करेगा, न किसी द्रव्यमान का आदान प्रदान होगा। तो एक बार दोबारा बताए देखे, निकाय जो 3 होते हैं इनमें क्या क्या अंतर है। खुला निकाय वातावरण के साथ द्रव्यमान और उष्मा दोनों का आदान प्रदान करता है। बंद निकाय केवल वातावरण के साथ उष्मा का आदान प्रदान होता है। विलगित निकाय आइसोलेटेड है, ये बिल्कुल अकेला है। इसका मतलब अभिक्रिया के दौरान न तो यहाँ किसी प्रकार की उष्मा का प्रवाह होता बाहर वातावरण के साथ, न किसी प्रकार के द्रव्यमान का आदान प्रदान होता। ये हमने उष्मा गतिकी का जहां भी अध्ययन किया जाता है वो भाग क्या कहलाता है, निकाय। तो निकाय का मतलब है ऐसा सिस्टम जहां उष्मा गतिकी का अध्ययन किया जाता है, वो भाग क्या कहलाता है, वो कहलाता है निकाय। इसी में आगे बढ़ते हैं। जिस निकाय में अपन अध्ययन कर रहे हैं उस निकाय के क्या क्या गुण हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। कोई भी निकाय है उसके क्या क्या गुण होते हैं। किसी निकाय में अगर अपन उष्मा गतिकी का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो निकाय के गुण, सबसे पहले ऐसे गुण हैं जो मात्रा पर निर्भर करते ही नहीं है और ऐसे गुण जो निकाय में उपस्थित मात्रा पर निर्भर करते हैं। सबसे पहले गुण है सघन गुण। सघन गुण बोलो, चाहे ये पात्र में उपस्थित किसी पदार्थ की मात्रा पर तो निर्भर करता नहीं है, ये तो उसका आंतरिक गुण है। चाहे गहन गुण बोलो, चाहे उसको आंतरिक गुण बोलो, और इसी को बोलते हैं आंतरिक है। इसका मतलब इंटेंसिव है। इसका मतलब ये किसी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि निकाय में आप जो भी अध्ययन कर रहे हो वो निकाय में जो पदार्थ है वो उसकी प्रकृति कैसी है। दूसरा गुण है ऐसा गुण जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये एक प्रकार का बाह्य गुण है। बोले तो ये एक प्रकार का विस्तृत गुण है। और विस्तृत गुण का मतलब है ये एक प्रकार का बाह्य गुण है। इसको बोले तो इसे बोलते हैं एक्सटेंसिव। ये एक प्रकार का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है।
अब इसकी पहचान क्या है, नाम से ही पता पड़ रहा है कि सघन बोले, गहन गुण बोले, आंतरिक गुण बोले, ऐसा गुण है जो निकाय में उपस्थित जो पदार्थ है वो कैसा लिया गया है, ठोस है, द्रव है, गैस है, इस बात पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर करते हैं, पदार्थ की मात्रा पर नहीं कि 1 kg लिया गया है, 2 kg लिया गया है, 100 ग्राम लिया गया है, 200 ग्राम लिया गया है, मात्रा पर नहीं। जबकि एक्सटेंसिव गुण, विस्तृत गुण ऐसे गुण हैं जो एक प्रकार का मात्रात्मक गुण है, ये एक प्रकार का मात्रात्मक गुण है। ये निर्भर करता है कि निकाय में पदार्थ की मात्रा कितनी है, निकाय में पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर करता है। एक बार दोबारा से कि कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला ऐसा गुण है किसी भी निकाय का जो निकाय में उपस्थित जो पदार्थ है उसकी प्रकृति कैसी है, इस बात पर निर्भर करता है। जैसे एक बोलते हैं ना घनत्व है, जैसे कांच और पानी का अपवर्तनांक अलग अलग है, तो वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है कि वो कैसा है। जैसे घनत्व है, गलनांक है, कपतनांक है, अपवर्तनांक है, किसी पदार्थ की वाष्प कहाँ बनेगी, कोई कितने ताप पर पिघलेगा, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जबकि मात्रात्मक गुण ऐसे गुण होते हैं कि पदार्थ उस निकाय में कितना भरा हुआ है, उसकी मात्रा कितनी है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, पहले ये लिखो आप निकाय के गुण 2 पढ़े हमने, एक सघन या गहन या आंतरिक गुण, एक बाह्य या विस्तृत गुण। एग्जाम्पल देखिए इनका, तो मैंने कहा ये तो ऐसे गुण है जो निकाय में उपस्थित किस पर निर्भर करते हैं रे, ये तो निकाय में उपस्थित पदार्थ की प्रकृति पर। जैसे अपवर्तनांक है, जैसे किसी पदार्थ का गलनांक है, जैसे किसी पदार्थ का खवतनांक है, जैसे किसी पदार्थ का ताप है, जैसे किसी पदार्थ का घनत्व है, जैसे किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा है। एक पदार्थ की विशिष्ट उष्मा उसकी अलग अलग पदार्थों की विशिष्ट उष्मा अलग अलग होती है। इसका मतलब ये निकाय के वे गुण हैं जो निकाय में उपस्थित पदार्थ कैसा है इस बात पर निर्भर करते हैं। जबकि इसके एग्जाम्पल है, जैसे खुद द्रव्यमान कितना है, ये खुद कैसा गुण है, बाह्य गुण है। जैसे मोल कितने हैं, जैसे कौन सी उष्मा शामिल है वहां, बोले तो एंथैल्पी। ऐसे ही उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा, उस निकाय की एंट्रोपी, उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये सब आगे आएंगी। ये सब ऊष्मागतिक राशियां होती है। ऊष्मागतिकी में कौन कौन सी राशियां आती है, किन किन का अध्ययन किया जाता है। एक बार लिखे, निकाय के 2 प्रकार के गुण, सघन गुण बोलो चाहे गहन गुण, गहन का मतलब होता है वो पदार्थ के आंतरिक गुण पे निर्भर कर रहा है। एक बार एग्जाम्पल लिखे, इनको याद करें। सघन गुण या गहन गुण या आंतरिक गुण के एग्जाम्पल है अपवर्तनांक, गलनांक, कवथनांक, ताप, घनत्व और विशिष्ट उष्मा। जबकि ये सारी उष्मागतिक राशियां, चाहे वो एंथैल्पी हो, इंटरनल एनर्जी हो, चाहे एंट्रोपी हो, चाहे गिब्स की मुक्त ऊर्जा हो, इनमें परिवर्तन भी लिखा जा सकता है। जैसे डेल ई है, डेल एच है, डेल एस है और डेल जी है। ये डेल आगे लिखा हुआ परिवर्तन बताता है, किसी भी उष्मा में परिवर्तन को बताता है। इसी में अगला हमने सबसे पहले पढ़ा ऊष्मागतिकी है क्या, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ हम पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिकी में जो निकाय है वो कितने प्रकार के होते हैं, जहाँ इसका अध्ययन किया जाता है वो क्या भाग होता है। इसी के आगे हम निकाय के गुण पढ़े। अब पढ़ेंगे निकाय के फलन, कि निकाय के कौन कौन से फलन होते हैं। निकाय के फलन, पाथ ऑफ सिस्टम, निकाय के फलन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं और ये फलन होते क्या है। देखो, निकाय के फलन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे जो परक्रम के पथ पर निर्भर करते हैं, बोले तो पाथ फलन, और एक ऐसे होते हैं जो निकाय की प्रारंभिक अवस्था क्या है और अंतिम अवस्था क्या है इस बात पर निर्भर करते हैं, उन्हें अवस्था फलन बोलते हैं। नाम से ही पता पड़ रहा है निकाय के वे गुण जो निकाय में
शामिल पथ पर निर्भर करते हैं, जबकि अवस्था फलन ये निकाय की जो भी प्रक्रम हो रहा है उस निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। इसका मतलब जैसे कोई भी प्रक्रम है, ये बिंदु ए है, ये प्रक्रम मान लो यहां से ये प्रक्रम बी है, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था, ये अंतिम अवस्था है, ये पथ अलग है, ये दूसरा पथ अलग है, ये दो पथों से संपन्न हो रहा है। अगर दोनों का पथ ही अलग अलग है तो दोनों पथों के लिए जो भी पथ फलन राशियों के मान आएंगे वो अलग अलग आएंगे। जैसे पहले प्रक्रम के लिए कार्य अलग है तो दूसरे के लिए कार्य बराबर नहीं आएगा, अलग ही आएगा। पहले के लिए अगर ऊष्मा है Q, अगर पहले के लिए ऊष्मा में Q1 मान लूं तो दूसरे के लिए Q2 कभी बराबर नहीं आएगी, क्योंकि कार्य और ऊष्मा ये दोनों ऐसी राशियां हैं जो प्रक्रम के पथ पर निर्भर करती है कि प्रक्रम का पथ कैसा है। जबकि जैसे ये प्रक्रम का बिंदु A है, ये प्रक्रम का बिंदु B है, ये कोई अलग प्रक्रम है, ये कोई अलग प्रक्रम है, दोनों पथ अलग अलग है, लेकिन दोनों के लिए प्रारंभिक और अंतिम अवस्था दोनों प्रक्रमों के लिए सेम है। इसका मतलब इनके लिए जैसे आंतरिक ऊर्जा है E1 बराबर E2, ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पहले प्रक्रम के लिए डेल E1 है, दूसरे के लिए डेल E2 है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये कौन कौन सी राशियां होती है, जैसे एंथैल्पी है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, गिब्स की मुक्त ऊर्जा है और एंट्रोपी में परिवर्तन है। कार्य और ऊष्मा को छोड़कर सारी की सारी ऊष्मागतिक राशियां अवस्था फलन होती है। ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, इस बात पर निर्भर नहीं करती कि प्रक्रम का पथ कैसा है। जबकि कार्य और ऊष्मा दो ऐसी ऊष्मागतिक राशियां हैं जो प्रक्रम में उपस्थित पथ कितने हैं इस बात पर निर्भर करती है। ये हम पढ़ रहे हैं निकाय के फलन। तो हमने दो प्रकार की राशियां पढ़ी, एक तो पथ फलन राशि जो निकाय में उपस्थित पथ पर निर्भर करती है, पथ ही अलग अलग है तो राशियों का मान भी अलग अलग आएगा, कार्य और ऊष्मा। अगर दोनों प्रक्रमों के लिए पंचम बिंदु यहाँ भी ए है इसके लिए और इसके लिए भी ए है, अंतिम बिंदु इसके लिए भी बी है, इसके लिए भी बी है, इसका मतलब दोनों के लिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम है। ऐसी राशियां अवस्था फलन राशियां होती है और ये निर्भर करती है निकाय की किसी भी प्रक्रम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। इसके आगे ये हमने पढ़े निकाय के फलन। अब ऊष्मागतिक राशियां कौन कौन सी होती है, एक बार उन ऊष्मागतिक राशियों के बारे में पढ़े। अभी अभी हमने पढ़ा ऊष्मागतिक राशियों के बारे में, दो प्रकार की, कार्य और ऊष्मा, ये तो दोनों की दोनों होती है। कौन सी रे, पथ फलन। जबकि गिब्स की मुक्त ऊर्जा, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी ये होती है अवस्था फलन राशियां। इसी के आगे हम पढ़ते हैं कि जो ऊष्मागतिकी है उस ऊष्मागतिकी के प्रक्रम कौन कौन से हैं। ऊष्मागतिकी का जब भी अध्ययन किया जाता है, एक अभिक्रिया के दौरान जब ऊष्मा का अध्ययन किया जाता है उस समय कौन सी राशि नियत रहती है भौतिक राशि, उसके आधार पे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी प्रक्रम। इस क्लास में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने जाना कि ऊष्मागतिकी हकीकत में होती कहाँ है, क्या है। सबसे पहले एक अभिक्रिया के दौरान जब ऊष्मा प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, जब अभिक्रिया साम्य अवस्था पर होती है, जब वो मान लो वहां का ताप T है, दाब P है, आयतन V है, इसका मतलब एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान जो भी ऊष्मा प्रवाह शामिल है उसका अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी में। अगर ऊष्मा में परिवर्तन पॉजिटिव आ रहा है तो ऊष्मा शोषी, अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऊष्मा क्षेपी। इसी में इसकी परिभाषा पढ़ी। इसके बाद हम निकाय के प्रकार पढ़े, उनकी पहचान पढ़ी। इसके बाद हमने निकाय के गुण पढ़े, दो प्रकार के, एक गहन गुण, सघन गुण या आंतरिक गुण, एक बाह्य या विस्तृत गुण पढ़े। एक हमने इनके एग्जाम्पल पढ़े और इसी के आगे हम निकाय के फलन पढ़े, एक पथ फलन और एक अवस्था फलन। पथ फलन है कार्य और ऊष्मा, अवस्था फलन है आंतरिक ऊर्जा, गिब्स की मुक्त ऊर्जा, एंट्रोपी और एंथैल्पी। बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।